Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज का नया टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इससे पहले हम लोग इकोलॉजी यूनिट में क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला यूनिट था हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर से कैसे होता है। फिर हम लोग पढ़े थे पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग बात किए थे कि टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इन सब की बात किए थे। उसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, सबसे लास्ट में हम लोग बात किए थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, अमेंसलिज्म क्या होता है, कॉमेंसलिज्म क्या होता है। ये सब चीज़ हम लोग जो पहला चैप्टर था हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इकोलॉजी में दूसरा यूनिट पढ़े थे इकोसिस्टम। क्या पढ़े थे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग बात किए थे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के बाद हम लोग पढ़े थे एनर्जी फ्लो क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है। ये सब चीज़ पढ़ने के बाद इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़े थे और इस तरह से इकोसिस्टम वाला चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीसरा चैप्टर है हमारा। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इशूज, चौथा चैप्टर होगा हमारा। अभी तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में चैप्टर में देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे। पहला वर्ड है बायोडाइवर्सिटी और दूसरा वर्ड क्या है, कंजर्वेशन। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक, और दूसरा हमको ये समझना पड़ेगा कि इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में इस वर्ड को ब्रेक कीजिए तो आपको पता चलेगा बायो प्लस डाइवर्सिटी। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी किससे किससे बना, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन। तो लाइफ में मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो वेरिएशन आता है उसको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें अगर हम, जैसे हम बोलेंगे बिहार, जैसे हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश, या हम बोलेंगे हिमालय, ठीक, तो हमको समझ में आता है कि बिहार में किस तरह के पेड़ पौधे होते होंगे, किस तरह के जीव जंतु होते होंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि जो बिहार में पोलर बियर मिलेगा हमको, जो पोल्स पे पाए जाते हैं वो बिहार में तो नहीं मिलेगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी होता है, मतलब उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कितने तरह के स्पीसीज होंगे, कितने तरह के जीव जंतु होंगे, वो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करेगा, इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा, इकोसिस्टम डिसाइड करेगा। ठीक है, और अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग टाइप के स्पीसीज होते हैं। तो यही कहता है आपका बुक कि बायोडाइवर्सिटी जो है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट है। ठीक, तो हमको क्या करना है कि इसको कंजर्व करना है। इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज हैं वो जरूरी है एक दूसरे के इंटरेक्शन के लिए। जैसे अब बताइए कि अगर हमको प्लांट को पोलिनेशन कराना है, क्या कराना है, पोलिनेशन कराना है। प्लांट के पोलिनेशन के लिए कुछ इंसेक्ट जरूरी है। क्या जरूरी है, इंसेक्ट जरूरी है। कल को अगर वो इंसेक्ट वहां से हम हटा लिए या फिर उस इंसेक्ट का एक्सटिंक्शन हो गया, वो इंसेक्ट गायब हो गया, धीरे धीरे उस इंसेक्ट का प्रजाति खत्म हो गया पूरे अर्थ से, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत किसको आएगी, प्लांट को। हमको दिक्कत नहीं आएगी, किसको दिक्कत आएगी, प्लांट को। तो कहने का मतलब है कि एक स्पीसीज के एक्सटिंक्शन से दूसरे स्पीसीज को घाटा होगा कि नहीं होगा, घाटा होगा।
ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब एक गया तो दूसरा भी जाएगा, क्योंकि दूसरा उसी के भरोसे था। जैसे प्लांट का स्पीसीज का अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट का स्पीसीज का नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा तो प्लांट का जनरेशन वही खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही इंसेक्ट का जनरेशन खत्म होगा वैसे ही प्लांट का जनरेशन भी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हर कोई एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी को ब्रॉडली जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। आपके बुक में दिया हुआ है कि 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में आप सबसे पहला बात याद रखेंगे, विद इन स्पीसीज। विद इन स्पीसीज का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। विद इन स्पीसीज का मतलब है, मान के चलिए हमारा स्पीसीज क्या है, होमोसेपियंस। क्या स्पीसीज है? होमोसेपियंस। हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारा जो भी स्पीसीज है, सेपियंस, होमो क्या है जीनस और सेपियंस क्या है स्पीसीज। हमारे स्पीसीज में क्या सबके सब एक जैसे हैं? हाँ या नहीं? नहीं, क्योंकि हमारी शक्ल कैसी है, आपकी शक्ल उससे कुछ अलग है। इवन हमारे भाई बहन की शक्ल भी हमसे अलग है, हमारे मम्मी पापा का भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और हम लोग अपने पूर्वज से कंपेयर करेंगे, एंसेस्टर से, तो उनकी भी डिफरेंट होगी, और हमारे आगे आने वाले जनरेशन का भी होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहने का मतलब है कि स्पीसीज सेम है, लेकिन उसके अंदर के जेनेटिक वेरिएशन के कारण स्पीसीज में वेरिएशन है। स्पीसीज में क्या है? वेरिएशन है। तो कारण क्या है डाइवर्सिटी का? जैसे इंडियन जो है इंग्लैंड के लोगों से अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? अलग दिखता है, लेकिन इंग्लैंड के लोग भी क्या है, होमोसेपियंस ही हैं, और हम लोग भी क्या है, होमोसेपियंस भी हैं। अफ्रीका के लोगों से अलग दिखता है, अफ्रीका के लोग भी क्या है, होमोसेपियंस ही है। ऑस्ट्रेलिया से भी अलग दिखता है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या है, होमोसेपियंस ही है। अमेरिका के लोग क्या है, होमोसेपियंस ही हैं, लेकिन सबका रहन सहन, सबका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो सब जो है हम थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी शो करता है। अगर थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी शो करता है तो सवाल ये उठता है कि इसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन तो जेनेटिक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक। क्या हो सकता है? क्लाइमेटिक। कहने का मतलब आज अगर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं इंग्लैंड और 20-30 साल तक इंग्लैंड ही रहे, तो हो सकता है कि इंग्लैंड में जो जैसे गोरे लोग हैं जिनका मुंह लाल हो जाता है, वैसा ही हमारा भी मुंह लाल हो जाएगा, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। ठीक, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी डाइवर्सिटी आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही अलग अलग तरह के ह्यूमंस का होना क्या दर्शाता है। जैसे बिहार में ही है, लेकिन बिहार में सारे लोग एक जैसे तो नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो सारे लोगों में डिफरेंस किस वजह से आया है? जीन्स की वजह से आया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये जो हम लिखे विद इन स्पीसीज, कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज सेम रहेगा। क्या रहेगा? स्पीसीज सेम रहेगा, लेकिन स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी आएगा, और वो किसके कारण आएगा? जेनेटिक वेरिएशन के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? जेनेटिक वेरिएशन के कारण आएगा। अब जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है? आप जानते हैं, अगर आप मियोसिस पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अगर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ह्यूमन बीइंग का जो है अपीयरेंस भी, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी भी डिफरेंट हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, फंक्शनल हो या बिहेवियरल हो या अपीयरेंस वाइज हो। कैसा हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। 100% सेम नहीं दिखेगा। ठीक, तो पहला हो गया हमारा क्या? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्लियर है आपको? अब दूसरी बात है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है?
इसको समझते हैं। एक पार्टिकुलर एरिया में इन अ देखिए, इन ए पार्टिकुलर एरिया टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। कहने का मतलब एक जगह है, मान के चलते हैं कि सिर्फ बनारस की बात करते हैं, तो सिर्फ बनारस में आदमी होगा, गाय होगा, भैंस होगा, बकरी होगा और भी बहुत सारे जानवर होंगे। ठीक, अब बनारस में शहर की बात करेंगे, अगर ये जंगल नहीं है शहर में, तो यहाँ शेर नहीं होगा, बाघ नहीं होगा, हिरन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, उस एरिया में जितने तरह के स्पीसीज हैं वो उस एरिया का स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर कोई एरिया है, जैसे अगर हम बनारस शहर को तुलना करें जंगल से, हिमालय के जंगल से, तो शहर और जंगल में ज़्यादा स्पीसीज कहाँ होगा, ज़्यादा तरह के जीव जंतु कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि शहर का स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है या फिर जंगल का? तो क्या हो जाएगा? जंगल का। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हम बोल देंगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब इसमें क्या, जब भी कंपेयर करते हैं तो यूनिट एरिया को लेते हैं, जैसे 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे लेते हैं। मान के चलिए ये 1 किलोमीटर स्क्वायर है, एरिया है, ये दूसरा एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये फॉरेस्ट है, ये सिटी है। ठीक, तो सिटी में टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो होंगे वो मान के चलिए 100 है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सारा तोता मैना कुत्ता बिल्ली गाय भैंस वगैरह सबको मिला के, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फलना चिलना सबको मिला के 100 है, मान लिए मात्र 100 है। ठीक, तो फॉरेस्ट में मान के चलिए कितना है? 500 है। तो जब भी कंपेयर करेंगे तो पर यूनिट एरिया में कंपेयर करेंगे कि इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना है, इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना है। इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना? 500 है। तो हम क्या बोल देंगे कि इस फॉरेस्ट का स्पीसीज डाइवर्सिटी इस सिटी के स्पीसीज डाइवर्सिटी से क्या है? 5 टाइम्स ज़्यादा है। ये आपको क्लियर हो गया? तो 2 चीज़ अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन के कारण जो डाइवर्सिटी आया उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स विद इन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर की बात हो रही है। जबकि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे सेम क्या रहेगा? पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितने तरह के स्पीसीज हैं उसकी बात हो रही है। कहाँ पे? स्पीसीज डाइवर्सिटी में। तो 2 तरह के डाइवर्सिटी पढ़ लिया आप लोग। तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है समझिए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लैंड का पार्ट कितना है, ओशियन का पार्ट कितना है, रिवर का पार्ट कितना है, फॉरेस्ट का पार्ट कितना है, बेयर लैंड कितना है। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितना है। नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, बेयर लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, वाटरफॉल, ओशियन एरिया, ईटीसी। तो जितने तरह के डाइवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, किसमें? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, मतलब कितने तरह का इकोसिस्टम पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में।
तो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में जितने जंगल हैं उसको कंपेयर करते हैं दिल्ली से, क्या दिल्ली में उतना जंगल है? तो नहीं है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बात करेंगे अगर हम, तो जितने तरह के इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में है उतने तरह के इकोसिस्टम किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे। उस पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है कि उससे ज़्यादा इकोसिस्टम हो या फिर उससे कम इकोसिस्टम हो, ज़्यादा डेंस डाइवर्सिटी हो या फिर लेस डेंस डाइवर्सिटी हो, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से कंपेयर करते हैं। जैसे मान के चलिए हिमालय रीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हिमालय रीजन में फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो हिमालय रीजन में जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा वो हमारे ग्रासलैंड रीजन के इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तीन तरह के डाइवर्सिटी आपको हम बताए, कौन कौन सा? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में और भी बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है कि मैंगो का बहुत सारा स्पीसीज होता है, चावल का बहुत सारा स्पीसीज होता है, ठीक है। एक ही स्पीसीज है लेकिन बहुत सारा वैरायटी होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का ये चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट इसको बोलते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट पाई चार्ट उठा के पूछेगा आपसे एग्जाम में, और इसमें क्या पूछता है? रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टेक्सा प्लांट्स इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक। तो इसमें डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये रेड वाला, ये क्या है? तो आप बोलिएगा क्या है? ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर ये एरिया है तो पूरे वर्ल्ड के एरिया में जो मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट है वो क्या है? इंसेक्ट है। मतलब उसका 70-80% के आसपास जो है स्पीसीज क्या है? इंसेक्ट है, ये कहने का मतलब है। और इंसेक्ट के बाद उससे कम क्या है? अदर एनिमल है, और उससे कम मोलस्क है, और सबसे कम क्रस्टेशियन है। ये कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया में पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा है। देखिए, रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप जानते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मतलब पूरे वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी में अगर हम इनवर्टिब्रेट को कंपेयर करें तो कौन सा इनवर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा है? तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। ये आपको डायग्राम से बताना चाहता है एनसीईआरटी, ठीक। दूसरा बात कर रहा है वर्टिब्रेट का, पूछता है कि पूरे वर्ल्ड में वर्टिब्रेट में कौन सबसे ज़्यादा है? तो फिशेस सबसे ज़्यादा है। क्यों फिशेस सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वाटर एरिया सबसे ज़्यादा है। 70% तो पूरे वर्ल्ड में क्या है? वाटर ही है। अर्थ का 70% एरिया क्या है? वाटर है, ओशियन है। तो फिशेस का भी डाइवर्सिटी भी किसका ज़्यादा होगा? फिशेस का, ठीक। उससे कम किसका है? फिश से कम बर्ड का है, उससे कम किसका है? रेप्टाइल्स का है, उससे कम एम्फीबियंस, और सबसे कम मैमल्स का है, ठीक है। फिर पूछता है प्लांट्स, प्लांट में सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसका है? प्लांट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप का है, कौन से टेक्सा का है? तो फंजाई और एंजियोस्पर्म का लगभग मैक्सिमम है, और सबसे कम किसका है? लाइकेंस का, उससे ज़्यादा किसका? अलगी का, उससे मोसेस और फर्न, यानी कि फर्न किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। और मोसेस किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स लगभग बराबर हैं, और अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से ज़्यादा स्पीसीज है अलगी का, और लाइकेन का सबसे कम स्पीसीज है। फंजाई और एंजियोस्पर्म का लगभग बराबर स्पीसीज है। तो ज़्यादा किसका हुआ? फंजाई और एंजियोस्पर्म का हुआ। यही चीज़ आपसे वो डायरेक्ट डायग्राम देके पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा एरिया क्या शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है हमारा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। दो तरह का पैटर्न है। पहला है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। देखिए, पहला क्या है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, और दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। दो तरह से समझेंगे। कहने का मतलब कि हमारे पास जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जितने भी तरह के स्पीसीज हैं, जितने भी तरह के लाइफ हैं, वो हमारे पूरे अर्थ में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पानी में कितना है, पोल्स पे कितना है, इक्वेटर पे कितना है, ट्रॉपिकल रीजन में कितना है, टेम्परेट रीजन में कितना है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहला है इसे क्या है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होता है, इसको समझते हैं।
ये मान के चलिए क्या है, हमारा ग्लोब है, अर्थ है, क्या है, अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इक्वेटर, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब समझिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है बायोडायवर्सिटी में कैसा चेंज होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे? लोग कहाँ रहते हैं, लोग बर्फ वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं कि घास वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं? कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में ज़्यादा रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी बोलता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, कहाँ, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है आपको, बोलता है कि इक्वेटर के पास किसी पक्षी का 1400 स्पीशीज पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1400 स्पीशीज पाया जाता है। इक्वेटर से 41 डिग्री अगर नॉर्थ जाएंगे, कितना, 41 डिग्री अगर नॉर्थ जाएंगे तो वही स्पीशीज 105 हो जाता है, और 71 डिग्री अगर नॉर्थ जाएंगे तो वही स्पीशीज 56 हो जाता है। मतलब बर्ड का मैक्सिमम स्पीशीज कहाँ पाया जाता है, 1400। कहाँ पाया जाता है, 1400 कहाँ, इक्वेटर के पास। और जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो रहा है। 1400 से कितना हो गया, 105, उससे भी कम कितना हो गया, 56। और अगर नॉर्थ पोल की तरफ गए, पूरा ही नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे तो और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इंडिया का एग्जांपल देता है कि इंडिया जो है इक्वेटर के आसपास ही है कि नहीं है, इंडिया जो है वो इक्वेटर के आसपास ही है। तो बोलता है कि इंडिया में 1200 स्पीशीज बर्ड्स का पाया जाता है। कहाँ पे, इंडिया में। ठीक, तो ये कहने का मतलब समझाना ये चाह रहा है कि लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स का क्या असर होता है, किस चीज में, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स का असर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। लेटिट्यूड किस तरह से पैटर्न डिसाइड करता है बायोडाइवर्सिटी का। अब सवाल यह है कि इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होता है और पोल्स पे कम क्यों होता है। सवाल यह भी है कि इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होता है और पोल्स पे कम क्यों होता है। तो इसका जवाब यह है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए चाहिए क्या, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या चाहिए होता है जो कि इक्वेटर पे मिल जाता है और पोल्स पे नहीं मिल पाता है। तो आंसर है सनलाइट। क्या आंसर है, सनलाइट। रेनफॉल, टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको हम शुरुआत में पढ़ाए थे, जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा रहे थे, वहां बताए थे कि मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन, क्या क्या बताए थे, मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का बायोडाइवर्सिटी क्या होगा। जैसे डेजर्ट में क्या होता है कि एनुअल टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन एनुअल टेम्परेचर ज़्यादा है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कम है, बारिश हो ही नहीं रही है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रो प्लांट आसानी से
नहीं कर पाता है, पानी ही नहीं मिल रहा है उसको। तो अगर प्लांट स्पीसीज नहीं होगा तो प्लांट स्पीसीज ही डिसाइड करता है कि वहाँ पे एनिमल स्पीसीज कैसा होगा। अगर वहाँ कैक्टस उगेगा तो कैक्टस को खाने वाला जानवर ही वहाँ पे रह सकता है। जो जानवर कैक्टस को नहीं खाता है वो जानवर वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भूखा मर जाएगा। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो वही चीज़ हम समझा रहे हैं आपको कि इक्वेटर पे क्या होता है कि सनलाइट सालों भर सीधा पड़ता है। इक्वेटर पे सनलाइट सालों भर सीधा पड़ता है, तो मोर सनलाइट तो मोर वेजिटेशन, मोर वेजिटेशन तो मोर एनिमल स्पीसीज, और मोर एनिमल स्पीसीज तो मोर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इक्वेटर पे ऐसा क्या है कि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्या है ऐसा? सनलाइट का अवेलेबिलिटी। और इस सनलाइट का अवेलेबिलिटी होगा, साथ में क्या होगा? आसपास क्या है? पानी भी है। तो क्या होगा कि वाटर वेपर बन के बारिश का भी संभावना इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर फेवरेबल होता है कहाँ पे? इक्वेटर पे, जिस कारण से इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पोल्स पे क्या दिक्कत है? पोल्स पे सिर्फ क्या है? बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। तो इसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट सॉइल। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको? लिख देते हैं, एक वर्ड होता है परमाफ्रोस्ट सॉइल। अब परमाफ्रोस्ट सॉइल क्या होता है? परमाफ्रोस्ट सॉइल होता है कि मिट्टी जो है बर्फ से ढका हुआ है। मिट्टी क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। तो अगर बर्फ से ढका हुआ मिट्टी है तो क्या उस मिट्टी पे पौधा उग पाएगा? नहीं उग पाएगा, क्योंकि उसका एयर से कांटेक्ट खत्म हो गया है। तो जो भी पौधा का बीज मिट्टी में होगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वो सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए परमाफ्रोस्ट सॉइल में प्लांटेशन वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो पोल्स पे क्या दिक्कत आ रही है ये समझ रहे हैं आप? पोल्स पे परमाफ्रोस्ट सॉइल है, बर्फ जमा हुआ है, तो वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फिर वाइल्ड लाइफ नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ नहीं होगा तो मतलब क्या नहीं होगा? बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा। तो इसीलिए पोल्स पे बायोडाइवर्सिटी कम होता है। और कहाँ ज़्यादा होता है? इक्वेटर्स पे ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। जैसे जैसे लेटिट्यूड आप बढ़ाते जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? इसके बाद हम बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है? बोलता है एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो ये हम्बोल्ट जो साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में इंटर करते हैं, कहाँ इंटर करते हैं? अगर आप किसी फॉरेस्ट में इंटर करते हैं, ये मान के चलिए ये फॉरेस्ट का एरिया है, ये पूरा क्या है? फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक, आप इधर से इंटर किए, तो जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको कितना तरह का जानवर दिखेगा? हो सकता है कि आपको एक जानवर दिखे या एक भी ना दिखे। ठीक, फिर आप और अंदर आए, यहाँ आए, तो आपको इधर राइट भी देखेंगे, आप लेफ्ट भी देखेंगे, आपको 3-4 तरह का जानवर दिखेगा। एक पहले दिखा था, अब 3 दिखा। फिर आप और अंदर आइएगा तो आपको और 5-7 तरह का जानवर दिखेगा, क्योंकि आप ज़्यादा बड़े एरिया में आ गए हैं। फिर आप और अंदर आइएगा तो आपको हो सकता है 8-9 तरह का जानवर दिखे। फिर आप और अंदर आइएगा तो यहाँ पे आपको इस बार क्या होगा? 9 से कम हो जाएगा और वापस 7 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का कहना था कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? एरिया इंक्रीज करते हैं। कहाँ? किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, किसी पर्टिकुलर ग्रासलैंड में, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ता जाएगा। तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ता जाएगा
उस नंबर ऑफ स्पीशीज को एरिया से रिलेट करके बोलता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। लेकिन इसमें उनका एक कहना है कि ऑन इंक्रीजिंग एरिया नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेज बट ओनली अप टू अ लिमिट। क्या बोलता है, इसको लिख देते हैं हम। On increasing area, number of species on increasing area, number of species increases बट ओनली अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज बढ़ता जा रहा है और हमेशा ऐसा ही होता रह जाएगा। ऐसा है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद स्पीशीज का नंबर नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट में जितना टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है रहेगा तो उतना ही। आप पहले कम एरिया में देख रहे थे तो आपको कम दिख रहा था, ज्यादा एरिया में देखे तो आपको ज्यादा दिखा, फिर पूरा एरिया में देख लिए तो आपको पूरा दिख गया। अब इस फॉरेस्ट के बाहर आप एरिया बढ़ाएंगे तो जितना यहाँ स्पीशीज था उतना ही रहेगा, भले ही आप एरिया को और एक्सपेंड कर दीजिए। क्योंकि फॉरेस्ट के बाहर क्या है, बंजर भूमि है, खाली जमीन है, तो खाली जमीन में तो नंबर ऑफ स्पीशीज है नहीं एनिमल्स का। ये समझ पा रहे हैं आप? तो एक पर्टिकुलर एरिया तक बढ़ने के बाद नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ता है, मैक्सिमम जो है लिमिट पहुंचता है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्पीशीज जो है कांस्टेंट रह जाता है। आप उसके बाद एरिया कितना भी बढ़ा दीजिएगा स्पीशीज का नंबर नहीं बढ़ेगा। ये कहना है किसका, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में बताया कि S इक्वल टू सी ए की पावर जेड। S क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, S क्या है, स्पीशीज रिचनेस, ए क्या है, एरिया। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना होगा वो क्या है, S, और ए क्या है, एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर S होगा, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें कितना नंबर ऑफ स्पीशीज है उसको S नाम दिए और उस पर्टिकुलर एरिया को A नाम दिए। ठीक, Z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट स्लोप ऑफ लाइन मतलब टेन थीटा निकालेंगे, आप लोग जानते हैं ग्राफ कैसे टेन थीटा निकाला जाता है, तो इस तरह से टेन थीटा निकालेंगे, P अपॉन B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा हमको, इधर ऊपर क्या है स्पीशीज रिचनेस और नीचे क्या है एरिया, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, S अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमको क्या कहते हैं, इसको Z कहते हैं, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये हमको बताएगा S इक्वल टू सी ए की पावर Z। C क्या है, कांस्टेंट है, C क्या है, Y इंटरसेप्ट, यानी कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज कितना बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्पीशीज कितना बढ़ेगा। हो सकता है कि कोई बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कहीं पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कोई उससे थोड़ा कम घना जंगल है तो उसका नंबर ऑफ स्पीशीज थोड़ा कम होगा, तो दोनों जगह Z का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम स्पीशीज रिचनेस निकालेंगे तो दोनों जगह पर्टिकुलर एरिया का स्पीशीज रिचनेस अलग अलग आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, Z पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि अब इसको क्या किया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया है। y क्या हो गया, s, ये क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। आप जानते हैं, मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा पढ़े हैं और फिजिक्स में भी ये ग्राफ जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है, क्या क्या है कि इस फॉर्मूला को लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल सा है,
देखिए s इक्वल टू क्या है, सी ए की पावर z। अब क्या किया हम, log से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा log s, और इधर क्या हो जाएगा log सी ए की पावर z। अब समझिए log a इंटू बी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log c प्लस log a की पावर z। अब बताइए, एक फॉर्मूला होता था log m की पावर n, तो इसको लिखते थे हम n log m। क्या लिखते थे, n log m। तो उसी तरह log a की पावर z है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z log a। तो यहाँ क्या लिख देंगे z, और ये हमारा कहाँ जाएगा, उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देंगे यहाँ से। तो उसी फॉर्मूला को डिराइव किया है लॉग फॉर्म में, s इक्वल टू सी ए की पावर z को क्या किया है, लॉग फॉर्म में डिराइव किया है। और जो ग्राफ हाइपरबोला आ रहा था उस ग्राफ को कैसा लाया है, स्ट्रेट लाइन लाया। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि स्पेसीज एरिया ग्राफ रिलेशनशिप का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है। क्या होता है, हाइपरबोला होता है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। आपको जो भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा इस फॉर्म में, इसको आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y ये है c, ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा x। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x क्या है log a, m क्या है z, c क्या है log c, और y क्या है log s। और क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। m हमेशा क्या बताता है, स्लोप बताता है, इसलिए z क्या है, स्लोप है। z क्या है, स्लोप है, m बताता है। क्लियर यहाँ तक। तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें दो तरह का पैटर्न पढ़े। कौन कौन सा पैटर्न पढ़े, पहला पढ़े लेटिट्यूडनल पैटर्न, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडायवर्सिटी कम होता जाएगा। और दूसरा पैटर्न पढ़े कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट की बात करें तो जैसे जैसे आप ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद स्पीसीज का नंबर फर्दर नहीं बढ़ेगा। ये दो तरह का पैटर्न पढ़े हम लोग बायोडायवर्सिटी में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो हम ये समझ गए कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, कितने तरह का डाइवर्सिटी होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़े हम लोग। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो तीन तरह का डाइवर्सिटी पढ़े। तीन तरह का डाइवर्सिटी पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि डाइवर्सिटी एक्चुअल में होता क्या है। फिर हम लोग पढ़े कि पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब ये डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि फलाना जगह पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, फलाना जगह पे कम है, ये समझे हम लोग। अब हमको दूसरा पार्ट इस चैप्टर का पढ़ना है कंजर्वेशन। आपको बताए थे चैप्टर का नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी समझ लिए, अब समझना क्या है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। अब सवाल यह है कि लॉस क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लॉस। लॉस कौन कर रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में ये 4 पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एविल क्वार्टेट। क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट। तो एविल क्वार्टेट मतलब ये 4 पॉइंट है, मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। सबसे पहला क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा टर्म कॉज क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा कॉज क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। और चौथा कॉज क्या है, को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है समझते हैं। आपके बुक में एक डाटा दिया हुआ है, बोलता है एनसीईआरटी
बोलता है कि पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरे अर्थ का 14% एरिया कवर करता था। कितना एरिया कवर करता था? 14% एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का था। अब इस 14% से कितना हो गया है? 6% एरिया हो गया पूरे अर्थ का जिसमें जंगल है। पहले 14% एरिया में जंगल था, अब 6% एरिया में जंगल है। तो पहले 14% एरिया में जंगल था तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या था? ज्यादा था। अब एरिया कम हो गया है क्योंकि हम क्या कर दिए? पेड़ काट काट के घर बनाने लगे हैं। हमको लकड़ी का भी जरूरत था और हमको जगह भी कम पड़ रहा था रहने के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रहने के लिए जगह भी चाहिए और घर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए। ठीक है, तो हम जंगल काटेंगे तो दोनों काम हमारा हो जाएगा। जंगल काटेंगे तो लकड़ी भी मिल जाएगा और वो जगह भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि 14% एरिया से 6% एरिया बचा किसका? फॉरेस्ट का। तो इसी को हम बोलते हैं हैबिटाट लॉस। किसका हैबिटाट लॉस हुआ? उस जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी जीव जंतु है, उसका हैबिटाट लॉस हुआ। तो क्या अब वो जो जंगल ही नहीं रहा तो अब जीव जंतु रहेगा कहाँ? तो वो जीव जंतु क्या हो गया? विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो बायोडायवर्सिटी लॉस का जो मेजर कारण है वो क्या है? हैबिटाट लॉस, डिफोरेस्टेशन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब अब यहां से टूट गया हैबिटाट, यहां घर टूट गया तो कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर यहां से वहां से यहां करते करते उसको कहीं शेल्टर नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मेजर कॉज होता है किस चीज का? बायोडायवर्सिटी लॉस का। तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट कहता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जो भी नेचर में बायोडायवर्सिटी है उसका हम लोग यूज करते हैं नीड के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग? नीड के अकॉर्डिंग। जो हमको जरूरत है, जैसे हमको चिकन खाना है तो नेचर में हमको हैन अवेलेबल है तो मुर्गी को काट के क्या करते हैं हम लोग? चिकन खा जाते हैं। अब क्या हो कि पूरे दुनिया में जितना आदमी है सब क्या करे? चिकन खाने लगे, कोई शाकाहारी बचेगा ही नहीं। तो सब अगर चिकन खाने लगेगा तो क्या होगा? चिकन का चिकन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितना मुर्गी नहीं है उससे ज़्यादा खाने वाला हो जाएगा तो चिकन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हैन का पूरा प्रजाति ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक नीड है, नीड के हिसाब से यूज कीजिए। व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, आपका एनसीईआरटी बोलता है व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। तो जितना जरूरत है उतना आप नेचर से लीजिए और उसको यूज कीजिए तो ठीक है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होगा। जैसे कुछ खास तरह का मछली का प्रजाति है जिसको कि वेस्ट बंगाल वगैरह से में इतना ज़्यादा यूज किया जाता है खाने में कि अब वो मछली का प्रजाति रहा ही नहीं, अब वो मछली का प्रजाति मिलता ही नहीं है। तो मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उनको पहले पकड़ते थे 5 साल पहले, उनसे पूछिएगा तो बोलेगा कि 5 साल पहले ये सब मछली यहाँ मिलता था, अब यहाँ मछली ये नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। कुल मिला के हुआ क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जितना जरूरत था उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो नीड भी बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नीड भी बढ़ेगा। तो नीड टर्न्स इनटू ग्रीड होगा तो क्या होगा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, तो बहुत सारा आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मछली का, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज का, जिसका कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हो गया है? एक्सटिंक्शन हो गया है। क्या हो गया? एक्सटिंक्शन हो गया है। ठीक है, फिर आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन के कारण भी बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। ये बायोडायवर्सिटी के लॉस का एक मेजर कॉज है। कैसे? इसको समझते हैं। मान के चलिए कि एक तालाब है, ठीक, उस तालाब में 50 तरह की मछलियां पाई जाती है। कितने तरह की मछलियां? 50 तरह की मछलियां पाई जाती है। बहुत बड़ा तालाब है। अब हम क्या किए? उसमें एक ऐसी मछली ला के डाल दिए जो क्या करता है कि उसमें से 10 तरह की मछली को खा जाता है। क्या करता है? 10 तरह की मछली को खा जाता है। और ऐसा मछली हम बहुत सारा ला दिए
तो क्या करेगा, धीरे धीरे उस तालाब में जो पर्टिकुलर 10 तरह का मछली है उसको खाते खाते क्या कर देगा, खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा। तो उस तालाब से पर्टिकुलर मछली जो है 10 तरह का वो गायब हो गया कि नहीं हो गया, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेशन। उस तालाब में पहले वो प्रीडेटर मछली नहीं थी, जो मछली हम बाहर से लाके डाले हैं वो मछली उस तालाब में नहीं था, तो बाहर से लाके डाले हैं तो हम क्या बोलेंगे, एलियन स्पीशीज। और उस तालाब में क्या कर गया, वो इन्वेड कर गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन के कारण क्या हो सकता है, अगर वो प्रीडेटर हुआ तो क्या कर सकता है, वहाँ मौजूद पहले से जो स्पीशीज है उसको खा सकता है, तो उसका एक्सटिंक्शन कर सकता है। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि अगर एलियन स्पीशीज आया, अगर मान के चलिए वो प्रेडेटर नहीं भी है, वो अगर उस मछली को नहीं भी खाया, तो हो सकता है कि फूड शेयर करेगा, फूड के लिए कंपटीशन होगा। जो चीज़ मछली को खाना में चाहिए वो चीज़ पहले उस तालाब का मछली खाता था, अब जो बाहर से आ रहा है वो भी खाएगा। तो दोनों में से जो जितना जल्दी एफिशिएंसी से खा पाएगा, जो जितना ज़्यादा होशियार होगा, जो जितना ज़्यादा बिहेवियरल एडाप्टेशन होगा उसका, वो सर्वाइव करेगा, और जो इन्फीरियर होगा वो क्या होता कर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो कंपटीशन हो सकता है या प्रीडेशन हो सकता है। तो कंपटीशन या प्रीडेशन के कारण एलियन स्पीशीज इन्वेशन क्या करता है, बायोडायवर्सिटी लॉस करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ड्यू टू कंपटीशन एंड प्रीडेशन। तो हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक, कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। तो बायोडायवर्सिटी लॉस का पहला कॉज क्या था, हैबिटाट ही नहीं रहेगा तो आदमी रहेगा कहां। ठीक है, जंगल हटा दिए तो जंगल में रहने वाले जानवर भी नहीं रहेंगे। ठीक, ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा कारण, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन आपको हम बता रहे थे अभी स्टार्टिंग में क्लास में, जो बता रहे थे कि पोलिनेटर और प्लांट, क्या क्या एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं आपको। पोलिनेटर स्पीशीज एंड प्लांट, मतलब जिस प्लांट का पोलिनेशन करवा रहा है जो स्पीशीज, इसमें मेनली क्या आता है, इंसेक्ट। मेनली क्या आता है, इंसेक्ट। ठीक, तो अगर कोई इंसेक्ट पोलिनेशन करा रहा है और कल को अगर वो इंसेक्ट एक्सटिंक्ट कर गया, उस इंसेक्ट को कोई पर्टिकुलर इन्वेजन स्पीशीज के कारण क्या हो गया, पर्टिकुलर कारण से वो इंसेक्ट क्या हो गया कि उसका एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक, तो अगर उस इंसेक्ट का एक्सटिंक्शन हो जाएगा तो उस इंसेक्ट के नहीं रहने के कारण उस प्लांट का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इस प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन नहीं बन पाएगा, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पोलिनेशन नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ये प्लांट भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो एक स्पीशीज जिस पे डिपेंडेंट होता है उसी स्पीशीज के साथ साथ दूसरा स्पीशीज भी क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये भी एक मेजर कॉज है किसका, बायोडायवर्सिटी लॉस का। किसका, बायोडायवर्सिटी लॉस का। तो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस में आपको हम इविल क्वार्टेट पढ़ाए, 4 मेन कारण है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इविल क्वार्टेट कौन कौन सा है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग इविल क्वार्टेट, 4 में से कौन सा इविल क्वार्टेट नहीं है, ऐसे आपसे डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा। तो क्या क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये 4 कारण है जिसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। अब सवाल ये होता है कि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जब हम ये सोचने लगे कि बायोडायवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे मन में सवाल आया कि हम बायोडायवर्सिटी को
लॉस को रोके ही क्यों? वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? क्यों हम ऐसा करें? तो इसका दो यूटिलिटेरियन है, नैरोली यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसका मतलब क्या है ये समझिए। कह रहे कि हम आज जो प्लांट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी यूज कर रहे हैं, गम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट से क्या बनता है? ड्रग्स। बोलता है कि आपका एनसीईआरटी कि नियरली 25% जो मेडिसिन आपके लिए अवेलेबल है वो प्लांट से बनाया जाता है। तो प्लांट जरूरी है हमारे लिए, इसका मतलब तो हम जो भी नेचर से, बायोडाइवर्सिटी से प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट हमको मिलता रहे, इसके लिए हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। मतलब हम अपने फायदा के लिए करेंगे तो इसको बोलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है। और एक होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या होता है कि हमको तो फायदा हो ही रहा है, अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उनको, उनके इथिक्स को देखें, क्योंकि बात यह है कि प्लांट भी लाइफ है। तो इथिकल वैल्यू की तरफ जाते हैं हम। प्लांट भी लाइफ है, एनिमल्स का भी अपना लाइफ है, भले ही वो चींटी है, लेकिन बोलते हैं कि बुद्ध धर्म में कि चींटी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसका भी जीवन है, किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए। तो अगर इथिकल व्यू से देखें तो हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। और भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है कि हम तो यूज कर लिए, हमारा आगे आने वाले जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमको इसको कंजर्व करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले जनरेशन के लिए ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, तो उनको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो सुविधा हमको मिल रही है। तो दो तरह का यूटिलिटी है कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कंजर्व करेंगे तो हमको इमीडिएट फायदा भी है और फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा होगा। तो दो यूटिलिटेरियन हो गया। इसके बाद आता है कि ये तो हम ये समझे कि व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना है। अब हमको ये समझना है कि कैसे करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का दो तरीका है, एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू। समझिए जैसे है कि कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में बाघ रहता है, हाथी रहता है, चीता रहता है, शेर रहता है, बहुत सारा जानवर रहता है। लेकिन शिकारी क्या करते हैं, जाके हिरन को मारते हैं, हिरन का खाल ले आते हैं, बाघ को मारते हैं, बाघ का खाल ले आते हैं, हाथी को मारते हैं, हाथी का दांत तोड़ लेते हैं और उसको बेच देते हैं बाजार में और उससे पैसा कमाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस जंगल से शेर ना मरे, हम चाहते हैं कि उस जंगल से हाथी ना मरे, हिरन को ना मारा जाए। तो हम क्या करेंगे, उस जंगल को चारों तरफ बाउंड्री लगाएंगे, सरकार की तरफ से वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर देंगे और चारों तरफ से उसको घेर देंगे और बोलेंगे कि इसमें एंट्री प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे हंटिंग प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे शिकार करना मना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि उस जंगल में जो भी जानवर है पहले से उतना तो कम से कम रहेगा और उसको हम क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि जो हैबिटाट जहां है, जो जंगल जहां है, जो जानवर जहां है, उस जानवर को उसी के हैबिटाट में कंजर्व करने का। जैसे अगर हम शेर को उठा के चिड़ियाघर ले आए, कहां ले आए, चिड़ियाघर ले आए, और अब उसको हम खाना खिला रहे हैं मीट मछली, अगर अब उसको हम मांस खिला रहे हैं तो इसमें हमको क्या घाटा है, हमको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, हमको एक आदमी रखना पड़ रहा है उसको खिलाने के लिए, ठीक है। तो अगर शेर को जंगल में ही कंजर्व करना चाहते हैं कि शेर यहाँ जंगल में शिकार ना करे कोई, तो जंगल में बाउंड्री लगाइए। तो शेर को उसके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करना क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन, और शेर को उठा के चिड़ियाघर में कंजर्व करना क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये समझ में आया कि नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व कर रहे हैं तो इन सीटू, और नेचुरल हैबिटाट में नहीं कर रहे हैं तो एक्स सीटू। इन सीटू में बहुत सारा आपको एग्जाम्पल है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था, अब 9 और हो गया है, तो टोटल 34 हो गया है। और इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, इंडो बर्मा है, इंडो श्रीलंकन है, ठीक है। इसके अलावा बोलता है कि इंडिया में बहुत सारे क्या है, नेचुरल पार्क्स हैं, नेचुरल पार्क्स हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कितना है ये? 14 है, ये 448 है, ये 90 है और ये 34 है। तो आपको डाटा भी याद करना पड़ेगा, आपकी बुक में दिया हुआ है डाटा। तो ये सब चीज वही है कि जो जानवर जहां है उसको वहीं पे कंजर्व करो, उसको वहीं पे लोगों को शिकार करने से रोको, लोगों को उसका एक्सप्लॉइट करने से रोको, उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? बायोडायवर्सिटी का इन सीटू कंजर्वेशन। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक और चीज दिया हुआ है, सेक्रेड ग्रुव्स, जो कि हिमालय मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो हिल है मेघालय में, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधे को भगवान मानते हैं, पेड़ पौधे का पूजा करते हैं। तो वो खुद उसका ख्याल रखते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधे का ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। तो सेक्रेड ग्रुव्स भी एक हमारा क्या है? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का इन सीटू तरीका है। एक्स सीटू तरीका में क्या आ जाएगा? जू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जू और बॉटनिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, ये सब क्या आ जाएगा? हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगा। मतलब जहां है एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई या फिर वो जंगल से बहुत एक इक्का दुक्का जानवर बचा है, तो उस जंगल को कंजर्व करने का कोई मतलब नहीं है। जो इक्का दुक्का जानवर बचा है उसको उठा के लाइए और जू में रख दीजिए और उसको वहाँ पे खिलाइए पिलाइए और उससे नया जनरेशन बनेगा और इस तरह से नंबर बढ़ता रहेगा शेर का। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, कितने तरह का बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या है, कैसे वो वेरी करता है अर्थ में, लेटिट्यूडनली कैसे वेरी करता है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्या कॉज है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको कंजर्व करेंगे और क्यों इसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब, नॉइज पोल्यूशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।